ले जाके ईएलपी ले आए एक एक्स्ट्रा, वहां से उठा ला सामने से, उनको बोलना ईएलपी चाहिए। हाँ बेटे, तो हमने कौन कौन सा ईएलपी का होमवर्क दिया था? जो डिस्कशन के लिए बोला था वो बता दो। अबे गधेड़े, डिस्कशन के लिए कौन कौन सा बोला था? 4, 5, 3 से। चलिए तो बात करते हैं ईएलपी 3 से, है ना? ईएलपी 3 क्वेश्चन 1 से 4, 5 से 8, ईएलपी 4, ईएलपी 4 में सो गया था ऐसा। ईएलपी 3 में कौन सा बोल रहा है? अब शब्द सुनेगा क्या? ईएलपी 3 का पूछ रहा हूं तो 4 का क्यों बोल रहा है, और 4 का पूछ रहा हूं तो ये भाई 3 का क्यों बोल रहा है? अदला बदली की हो क्या दोनों कुछ? ईएलपी 3 में बात कर रहा हूं 7, क्वेश्चन 7। इसके अलावा ईएलपी 3 में है कोई जिसको पूछना है बेटे? नहीं। ईएलपी 3 में 7वां पूछा है, ये बता देता हूं। इसमें क्या कहा है कि अपने पास 3 वेव्स y1, y2, y3 दी है। रिप्रेजेंटेशन उन वेव्स का सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल हमने ऐसा सीखा था कि हम यहां पर t0 x0 पर बात करते हैं। फर्स्ट वाले इस इक्वेशन में मैं t और x0 रख के देख रहा हूं, तो मुझे पहला वाला वेव का जो फेज एंगल मिल रहा है कितना मिल रहा है? -π/3। -π/3 मतलब माइनस का 60 डिग्री, यानी माइनस का 60 डिग्री, यानी रेफरेंस से इस तरफ कितना एम्पलीट्यूड? 2a। दूसरे वाले में +π/3 आ जाएगा, यानी इधर की तरफ 60, इधर कितना? 2a। टोटल एंगल इन दोनों के बीच का कितना हो गया? और आप जानते हैं कि अगर दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तो एंगल बाइसेक्टर पर आएगा, और 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट इनका 2a ही हो जाएगा। इसके बाद यहां पर तीसरा है वेव a sin ओमेगा t, माइनस के साथ है, -a sin ओमेगा t, माइनस मतलब इधर नीचे की तरफ, इसका भी एम्पलीट्यूड a। अब रिजल्टेंट 2a और a का अगर पूछा जाए तो ऊपर की तरफ कितना बचेगा? a बच जाएगा। यही हमसे पूछा है। ईएलपी 4 पे आ जाते हैं। अब बोलो बेटे। 5 के पहले कोई और? 4 में अपने को बोला है 2 साउंड वेव्स ऑफ इंटेंसिटी, एक I1 है 2, I2 है 3। I1 I2 2 और 3 है, और जहां ये दोनों मिल रहे हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी है? 5। और अपने को क्या बताना है? फेज डिफरेंस। मेरे हिसाब से इससे आसान क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता था जो पूछा है भाई ने। किसने पूछा है एक बार? फॉर्मूला बता दे बस मुझे, मुझे मैं बता दूंगा। फॉर्मूला बता दे, इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगना कौन सा चाहिए? नहीं, कोई फॉर्मूला लगना नहीं चाहिए। होगा बेटे? आई रिजल्टेंट बराबर I1 प्लस सारी वैल्यूज दी हुई है, बस मुझे डेल्टा फाई निकालना ना। आई रिजल्टेंट कितना है? 5। I1 I2 2 और 3, ये भी 5 और 2, यहां पर कितना? 6 और कॉस डेल्टा फाई। 5 से 5 पूरा उधर हो गया 0, और कॉस डेल्टा फाई भी 0, 90। इसके बाद पांचवा बताना है। पांचवे में क्या कहा है कि देयर इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन टू वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। एक यहां से सोर्स 1 से वेव चलकर आ रही है, एक सोर्स 2 से वेव चलकर आ रही है, और सोर्स 1 से और सोर्स 2 से वेव जो चलकर आ रही है, इन दोनों का पाथ का डिफरेंस यहां पर क्या होगा बेटा? λ/2। तो यहां क्या मिलेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। व्हाट डज इट मीन कि ये λ/2 क्या होगा? λ/2 क्या है? पाथ डिफरेंस किस किस के बीच का? मतलब दोनों में से कोई एक रास्ता
लैम्डा बाई 2 से ज्यादा है। और अब ये पूछ रहा है कि मैं पाथ डिफरेंस और कितना बढ़ा दूं, या किसी एक वेव का रास्ता और कितना एक्सटेंड कर दूं कि मुझे यहीं पर क्या मिल जाए। तो इसी लैम्डा बाई 2 को थोड़ा सा और बढ़ा दे। कितना और बढ़ा दे ताकि ये क्या हो जाए और अपने आप वहां पर। तो यही अपने को बताना है। कहा है कि अगर पाथ डिफरेंस वेवलेंथ लैम्डा वगैरह है, एक पॉइंट पर जो वेव मिल रही है ताकि डिस्ट्रक्टिव है, तो अगर वहां पर अपने को मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी, जिसको क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, तो पाथ ऑफ वन वेव इज टू बी इंक्रीज्ड बाय लैम्डा बाय 2। गुड। क्वेश्चन 8 तक और कोई पूछो। 7 क्या बोला है दादा इसमें? दो सोर्सेस कोहेरेंट है, उनकी इंटेंसिटी का रेशियो I1 I2, I1 बाई I2 कितना बोला है? I1 बाय I2 4 बाय, फिर क्या पूछा नीचे? क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा इज इक्वल टू 10 लॉग I1 बाई I2 नहीं पूछा, क्वेश्चन पढ़ो। I मैक्स बाय I मिनिमम पूछा है। तो हमारा काम क्या होगा, इससे और उससे डेल्टा L पता कर लेना। चलिए ELP 5 में बोले, पांचवा। चलो ELP 5 पांचवा ठीक है। यहां पर वैसे ज्यादा कोई बड़ी तकलीफ है नहीं, आप सब जानते हैं सवाल में दिया क्या क्या रखा है। क्या क्या दे रखा है बोलो? पहली चीज दोनों की वेवलेंथ, दोनों की वेवलेंथ कौन बड़ा है किससे? अब जिसका वेवलेंथ, और आप ये भी जानते हैं n इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा बेटा, जो लैम्डा बड़ा है उसका फ्रीक्वेंसी छोटा, जो लैम्डा बड़ा है उसकी फ्रीक्वेंसी, लैम्डा कौन बड़ा है, तो यहां से n2 क्या होगा लेस देन। तो अगर पूछा जाए कि दोनों क्या डेल्टा n कितना हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे n1 माइनस, और दोनों के बीच में कितने बीट बनते नजर आ रहे हैं क्वेश्चन में? n। n2 को क्या लिखेंगे, सॉरी n1 को क्या लिखेंगे? v अपॉन, इसको v अपॉन, मुझे क्या निकालना है v, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन, और इधर n सॉल्व करके n निकाल लेना, सॉरी v निकाल लेना। क्वेश्चन 8 तक, क्वेश्चन 8 तक 8। क्वेश्चन 8 में यहां पर क्या कहा है कि दो ट्यूनिंग फॉर्क हैं, दो सोर्स हैं, सोर्स 1 सोर्स 2। पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है सोर्स 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 200 हर्ट्ज, तो सोर्स 1 की फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज, और सोर्स 1 और 2 जो है ना वो आपस में 4 बीट बनाते हैं। तो यहां पर सोर्स 2 है जो है वो क्या हो सकता है 196, या सोर्स 2 ही क्या हो सकता है 204, अभी नहीं पता, इसीलिए अपन इस 2 पर क्वेश्चन मार्क लगा के रखते हैं ताकि अपने को पता रहे कि 1 वाला तो हमें पक्का पता है, क्वेश्चन दिया है, 2 वाले को अपन डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो सोर्स 2 की फ्रीक्वेंसी हो सकती है या तो 196 या 204। फिर कहा गया है, क्या बोला इसमें, आफ्टर अटैचिंग सम टेप, किस पर टेप चिपका रहे हैं, कौन से पर? 2 पर। तो 2 जो ट्यूनिंग फॉर्क या टेप, टेप चिपकाना मतलब वैक्सिंग, वैक्सिंग से फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इसके और इसके बीच का जो गैप जिसको डेल्टा एन कह रहे हैं वो, और इस पर अगर टेप चिपकाएंगे तो इसके और इसके बीच का गैप डेल्टा एन जो है, हमें गैप कम चाहिए ज्यादा, कम चाहिए ज्यादा, ज्यादा 6 बीट हो जानी, 4 से बढ़कर 6 बीट हो जानी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 196। ELP 6 पर आ जाइए। ELP 6 में क्वेश्चन 1 से 5, हाँ बेटे 3 भी सिंपल आइडिया है। हम यहां पर स्टेशनरी वेव की फॉर्मेशन समझ रहे थे। स्टेशनरी वेव में हमने कहा था जहां पर परमानेंटली एम्पलीट्यूड 0, वहां पर फिर बात करते हैं अगर दो नोड के बीच के पॉइंट है तो दो नोड के बीच के पॉइंट सारे एक साथ एक्सट्रीम पर जाते हैं कि नहीं, पर सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है। इस पर्टिकुलर एक का बाकी नजदीकी का कम होता 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 नोड पर जाकर, तो सारे पार्टिकल एक साथ ऊपर जाते हैं कि नहीं, वापस एक साथ नीचे आएंगे कि नहीं। जब ये सारी रस्सी यहां पर नीचे आएगी तो ये रस्सी फ्लैट नजर आएगी कि नहीं,
फिर ये सारे पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम जाएंगे कि नहीं, रस्सी फिर लौट कर वापस अपनी इस मीन पोजीशन पर आएगी कि नहीं। तो मीन पोजीशन पर सारे पार्टिकल एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं, तो ये वाइब्रेट कुछ ऐसे करती है, जैसे ये वाला लूप है, ये यहां गया, ये वाला लूप यहां से नीचे आया, तो सारे यूं फिर यूं ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट करते जाते हैं। तो मीन पोजीशन से पार्टिकल एक ऑसिलेशन में कितनी बार गुजरता है, 2 बार। तो यहां से अगर यहां मीन पोजीशन मानू तो जाकर वापस आने में कितना टाइम लगता है, t/2। या यहां से बात करूं तो यहां से नीचे जाकर फिर वापस आने में भी कितना टाइम लगता है, यानी एक मीन पोजीशन से, यानी रस्सी जब फ्लैट है उसके बाद दोबारा रस्सी फ्लैट हो जाएगी, कब, t/2 टाइम के बाद। और वो समय कितना बोला है इसमें, 0.5 सेकेंड। देख लो ध्यान से। और 0.5 सेकेंड अगर वो समय है, मिनिमम टाइम इंटरवल बिटवीन टू इंस्टेंट्स व्हेन द स्ट्रिंग इज फ्लैट इज 0.5 सेकेंड। तो यहां से टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी, तो मुझे लैम्डा वेवलेंथ निकालना है, तो v अपॉन क्वेश्चन 5 तक, क्वेश्चन 9 तक, 8। क्वेश्चन 8 में कहा है क्या 2 वेव अपने को नजर आ रही है बेटे, y1 y2 आ रही है ना। क्वेश्चन 8 में अब 2 वेव है, दोनों अपने को दिख भी रहा है, ब्रैकेट पे ध्यान देंगे तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन की वेव है ना, देखो ना, ऑपोजिट डायरेक्शन की वेव है, तो जब ये दोनों सुपर इंपोज होंगी तो फिनोमेना क्या मिलेगा, स्टेशनरी वेव। आई बात समझ में। फिर पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स, 2 सक्सेसिव नोड्स के बीच की दूरी लैम्डा बाय, तो मुझे क्या बताना है, λ/2 की वैल्यू बतानी है, तो मुझे लैम्डा ढूंढना पड़ेगा। ऊपर दिखाई इक्वेशन में लैम्डा कहां से पता लगेगा, के से। लैम्डा कहां से पता लगेगा, और बता दो मुझे के कितना है, 1 नहीं है, 2 पाई है। के कितना है, 2 पाई है, क्योंकि बाहर ब्रैकेट में 2 पाई कॉमन ले रखा है ना, वो ध्यान रखेंगे। तो यहां से के 2 पाई हो गया, तो लैम्डा 1 हो गया, तो मुझे दो नोड के बीच की दूरी बतानी है, तो λ/2 यानी 1/2 विल बी द आंसर, 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 9 में करेक्शन है, क्वेश्चन 9 में आंसर बनाएगा 1 π/2 आएगा आंसर। यहां तक ही दिया था। एक्सरसाइज था कुछ एक्सरसाइज में, नो। चलिए लास्ट हमने क्लास में कहां तक किया था ये बता दे बेटे फटाफट। हाँ बेटा, तो हमारी बात यहां पर थी, और अपन देख रहे थे कि किसी भी सोर्स को वाइब्रेट किया जाता है, जैसे बांसुरी हो गई, तो उसी एक सोर्स से कुछ ऐसे, जैसे बांसुरी में 4 छेद हैं, ऐसे जब अलग अलग छेद को अपन ओपन करते हैं तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी वहां से सुनाई देती है, ऐसे। तो हम बात कर रहे थे कि किसी एक सोर्स से मैं बहुत सारी अगर फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करा सकता हूँ, तो उन फ्रीक्वेंसीज को पर्टिकुलर कुछ नामों से जाना जाता है, इसको क्या कब क्या कहते हैं वो हमें देखना है। तो 3 नाम अपने सामने आए थे, पहला फंडामेंटल, दूसरा ओवरटोन, तीसरा हार्मोनिक। तो इनकी डेफिनेशन आपने लिखी थी, मैं डेफिनेशन पे जाऊं उसके पहले एक हाइपोथेटिकल एक अपन सिचुएशन मानते हैं। हम कहते हैं कि मेरे पास एक कोई काल्पनिक सोर्स है, इमेजिनरी, और उस काल्पनिक सोर्स से क्या होता है बेटा कि हम कुछ कुछ फ्रीक्वेंसीज उससे प्रोड्यूस करा पाते हैं। तो हमने कहा कि मेरा जो सोर्स है ना फिलहाल, वो सोर्स यहाँ पर कुछ फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करा सकता है। उससे प्रोड्यूस करा सकने वाली सबसे कम, सबसे पॉसिबल, सबसे पहली फ्रीक्वेंसी है 100। उसी सोर्स को जब थोड़ा सा अपन थोड़ा अलग तरीके से वाइब्रेट कराते हैं, तो उसी सोर्स से वी आर कैपेबल टू प्रोड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज। उसी सोर्स से मैं अगली फ्रीक्वेंसी बना पाता हूँ 250 हर्ट्ज। उसी से अपन यहाँ पर 300 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, और उसी से अपन यहाँ पर मान लिया 500 हर्ट्ज की कोई फ्रीक्वेंसी बना पा रहे हैं।
मतलब वो सोर्स ऐसा है, वो 5 ऐसी फ्रीक्वेंसी बना रहा है, इसके अलावा कोई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा तो वो बोलेगा नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं ऐसी कोई 5 वैल्यूज 5 फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस कर सकता हूं। ठीक है, तो फिर अब बात हुई कि ये जो फ्रीक्वेंसीज है, अब इस एग्जाम्पल में इन तीनों नामों को हम अगर अप्लाई करना चाहें, सीखना चाहें तो क्या होगा। तो हमने कहा चलिए पहली डेफिनेशन पर चलते हैं। तो पहली डेफिनेशन कहती है कि किसी भी सोर्स से, बाय एनी सोर्स, जो यहां पर क्या हो जाएगी बेटे, मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, उसी को क्या कहा जाएगा, फंडामेंटल। कोई भी सोर्स जो है, अगर उस सोर्स की बात की जा रही है और उससे मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी अगर देखी जाए तो वही मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल है। फिलहाल हमारे जो सोर्स है उससे 5 फ्रीक्वेंसीज आ रही है मिनिमम पॉसिबल, तो वही 100 यहां पर, यानी सबसे पहली और सबसे कम वाली फ्रीक्वेंसी ही किस नाम से जानी जाएगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फिर दूसरी डेफिनेशन है यहां पर ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। ओवरटोन का अगर अपन शब्दार्थ देखें तो ओवरटोन का मतलब होता है कि बेटा कि कोई एक टोन, जो सबसे फर्स्ट टोन, सबसे फंडामेंटल टोन तो ये प्रोड्यूस हुई है, ओवरटोन का मतलब हो गया इस फंडामेंटल टोन से या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से हायर वाली टोन, ओवर, ओवर टोन। तो फंडामेंटल से ओवर जो फ्रीक्वेंसीज है, फंडामेंटल से हायर जो टोन है, हायर जो फ्रीक्वेंसी है, वही ओवरटोन है। तो फंडामेंटल से फर्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी कौन है, 200। तो यहां पर इसे क्या कहा जाएगा, फर्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए इसे कहा जाएगा फर्स्ट ओवरटोन। फंडामेंटल से सेकंड हायर फ्रीक्वेंसी कौन है, 250, तो इसे क्या कहा जाएगा, सेकंड ओवरटोन। उससे तीसरी हायर फ्रीक्वेंसी थर्ड ओवरटोन, और उससे चौथी हायर फ्रीक्वेंसी फोर्थ ओवरटोन। तो ओवरटोन में हमने कहा कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उससे हायर फ्रीक्वेंसीज ही ओवरटेन ओवरटोन होंगी। पहली हायर फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन, फिर सेकंड हायर फ्रीक्वेंसी सेकंड, थर्ड हायर थर्ड, ऐसा। फिर यहां पर बचती है डेफिनेशन हार्मोनिक। तो हार्मोनिक का मतलब क्या होता है, हार्मोनिक का मतलब होता है कि जो भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, उस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीजर मल्टीपल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो भी है उसका इंटीजर मल्टीपल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कौन है फिलहाल हमारी, 100। अब 100 का इंटीजर मल्टीपल, तो 100 का इंटीजर मल्टीपल मतलब 100 इंटू 1, क्या खुद 100 को 100 इंटू 1 लिख सकता हूं। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 100 है कि नहीं, उसका कितना इंटीजर मल्टीपल है, कितना इंटीजर मल्टीपल है, तो यहां पर 1 है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट हार्मोनिक। 200 जो है 200, वो इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कितने गुना है, कितने इंटीजर मल्टीपल है वो, 2 टाइम्स, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, सेकंड हार्मोनिक। 250, ढाई और ढाई इंटीजर, इसीलिए ये कोई हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी भी नहीं है। ये 100 का, तो ये 100 का 3 इंटीजर मल्टीपल है तो थर्ड हार्मोनिक। 500, 500 100 का कितना इंटीजर मल्टीपल है, 5, तो ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ हार्मोनिक। अबे फिफ्थ गधेड़े, करेक्ट कर रहा है, कौन सा हार्मोनिक बेटे, फिफ्थ हार्मोनिक। तो हमारे पास अब हार्मोनिक से हमें क्या समझ में आया, हार्मोनिक से हमें समझ में आता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो जितना इंटीजर मल्टीपल हो जाएगा वो उसी नंबर का हार्मोनिक कहलाएगा। जैसे मैं कहूं, मान लो ये सोर्स आगे चलकर कोई एक फ्रीक्वेंसी 1100 प्रोड्यूस करता है, कितनी, और फंडामेंटल कितनी इसकी, तो वो कौन सा हार्मोनिक हो जाएगा, 11th हार्मोनिक हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो इंटीजर मल्टीपल सिंपली यहां पर हम हार्मोनिक का सिंपल मतलब हो जाएगा फंडामेंटल का उतने गुना। मैं कह दूं कि सोर्स से अगर मुझे 7वां हार्मोनिक प्रोड्यूस करवाना है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या, 700। सही बात है, पर ओवरटोन में ऐसा कोई लफड़ा नहीं रहता। ओवरटोन में तो सीधी सीधी बात रहती है कि जो बेसिक, जो फंडामेंटल है, उससे पहली ज्यादा फ्रीक्वेंसी पहला ओवरटोन, दूसरी ज्यादा फ्रीक्वेंसी तीसरी ज्यादा फ्रीक्वेंसी। ओवरटोन के लिए इंटीजर मल्टीपल जैसी कोई बात हम बस ज्यादा होनी चाहिए। छापें इस एग्जाम्पल को।
चले बड़े। तो अगली हेडिंग जो अब अपन देखने जा रहे हैं वो है कि एक रस्सी होगी, रस्सी पर इधर से एक वेव जाएगी, कौन सी? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वेव जाएगी, किसी एंड से ट्रांसवर्स वेव टकरा के वापस आएगी, और दो ट्रांसवर्स वेव के सुपर इंपोज होने से क्या बनेगी? ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव, transverse stationary wave produced on transverse stationary wave produced on a wire, produced on a wire fixed at both ends. Transverse stationary wave on a wire fixed at both ends. चलिए इसकी बातें हम यहां पर बढ़ाते हैं, और सबसे पहले ध्यान यहां पर ये देंगे कि जैसे मेरे पास एक वायर है, सिंपल एक वायर है जिसकी लेंथ फिक्स रहेगी। लेंथ कितनी हो गई इसकी? L। इस वायर को दोनों एंड्स पर फिक्स किया है, हेडिंग में लिखा है अपन ने, दोनों एंड्स पर फिक्स किया है। फिक्स मतलब रिजिड एंड है। तीसरी बात, इस वायर में जो टेंशन है T वो हम भी प्रोड्यूस कर चुके हैं, मतलब ना मैं रस्सी चेंज करूंगा ना उस पर टेंशन चेंज करूंगा, और अब मैं उस रस्सी को वाइब्रेट कराकर कुछ फ्रीक्वेंसीज आपके सामने पेश करूंगा। तो मैंने कहा कि यहां पर हमारे पास एक रस्सी है जिसकी लंबाई L है, इसमें कुछ टेंशन T है, और हमने कहा कि अगर एक रस्सी है और दोनों एंड्स पर फिक्स है तो बेटा बाय डिफॉल्ट यहां जहां फिक्स एंड होता है वहां हमेशा, जैसे यहां पर फिक्स एंड है तो यहां हमेशा वी कांट इग्नोर, वी कांट डिनाई दीज टू फॉर्मेशन, मतलब मैं नहीं कर सकता कुछ भी। अगर मैं रस्सी को वाइब्रेट करूंगा तो कुछ भी हो जाए, यहां भी नोड बनना ही है और यहां भी नोड, क्योंकि हमारे दोनों एंड्स फिक्स हैं। फिर क्या करते हैं, दोनों एंड्स तो फिक्स हैं, अब अपने को अगर वाइब्रेट कराना है तो कम से कम एक लूप तो बनेगा ना। क्यों? क्योंकि मैं जैसे उसको बीच में से प्लग करूंगा, बिल्कुल बीच में से उसे खींचूंगा, तो मैंने बिल्कुल बीच में से इसे खींचकर यहां क्या बना दिया? एंटी नोड। और जैसे ही एंटी नोड बना, ये एक लूप ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे अपनी जगह पे क्या करने लगा? वाइब्रेट करने लगा। हर पार्टिकल अपनी जगह पर एसएचएम परफॉर्म करता नजर आया, डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड से, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a किसको मिला? एंटी नोड वाले पार्टिकल को। मतलब आपको ये समझना है फिलहाल, याद नहीं रखना, बस ये बात सुननी समझनी है कि अगर मैं रस्सी को वाइब्रेट करा सकता था तो मेरे पास यही तो सबसे पहली सिचुएशन थी जिसमें दो तो नोड फिक्स है, मैं बस उसको बिल्कुल बीच से वाइब्रेट करा दूं तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल बीच में क्या फॉर्म हो जाएगा? एंटी नोड, एंड दिस स्ट्रिंग विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन वन सेगमेंट और वन लूप। मैं इसी रस्सी पर चाहूं कि नहीं यार एक लूप में नहीं, क्या इसके अलावा इसको वाइब्रेट कराने के और भी तरीके हैं? तो आप क्या करेंगे बेटे, आप जानते हैं यहां पर भी बाय डिफॉल्ट नोड आना ही है, तो आप क्या करेंगे, किसी एक बंदे से कहेंगे तू बिल्कुल बीच में से पकड़ ले इसको, बिल्कुल बीच में से पकड़ के वहां क्या बना दोगे? नोड। और फिर आप उस बीच के भी बीच यानी L/4 से खींच कर यहां क्या क्रिएट करा दोगे? और यहां पर इतनी में क्या बन गया? एक लूप, और आधी इतनी जगह में एक और क्या बन गया? दूसरा लूप। तो यहां पर कितने सेगमेंट में वाइब्रेट करा दिया? 2 सेगमेंट में। फिर आप कहेंगे अच्छा ऐसा तो बहुत सारा काम किया जा सकता है, ऐसा तो अपन इसको यहां से पकड़ सकते हैं, यहां पर पकड़कर क्या बना देंगे, और ये दूरी कितनी है? L/3, और अपने आप बीच में से यहां से खींच देंगे, L/6 से खींच देंगे ना बेटा। L/6 से जैसे खींचेंगे यहां क्या बन जाएगा? एंटी नोड। तो क्या हो गया? नोड एंटी नोड और नोड। फिर यहां पर अपने आप एंटी नोड और नोड की फॉर्मेशन होने के बाद उसी रस्सी पर कितने सेगमेंट्स बन गए? 3।
तो हम यही चीज आगे करेंगे, 4-5 कितने भी सेगमेंट बनाए जा सकते हैं। तो हमने कहा चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहला जो सेगमेंट, एक सेगमेंट बनाया था, इस पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इसके फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो आप कहेंगे कि ये रस्सी की लंबाई कितनी है और नोड टू नोड, सक्सेसिव नोड टू नोड दूरी कितनी होती है, एल बराबर लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बराबर, और फ्रीक्वेंसी एन इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा, वी अपॉन लैम्डा, और लैम्डा कितना, ये यहां पर हमें फ्रीक्वेंसी मिली। तो हमने देखा कि एक लूप में जब मैं रस्सी को वाइब्रेट करा रहा था, एल लंबाई की रस्सी को वाइब्रेट करा रहा था, तो जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की मिली वो वी बाई 2L मिली। हमने कहा चलो दो लूप की बात कर लेते हैं। देखो बेटा, यहां से यहां नोड टू नोड डिस्टेंस कितनी होती है, लैम्डा बाय 2, और यहां नोड टू नोड भी लैम्डा बाय, यानी टोटल इस रस्सी की लेंथ कितनी है, जिसको हमने क्या लिख दिया, ट्वाइस ऑफ लैम्डा बाय 2। तो यहां से अगर मैं पूछूं कि लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, तो कह दोगे 12/2। क्या कह दोगे, लैम्डा बराबर 12/2, और फ्रीक्वेंसी एन इज इक्वल टू वी अपॉन, एन इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा, और लैम्डा में 2L और बाई 2 पलट के ऊपर। सही है। और इसी तरीके से जब हम 3 लूप बना देंगे तो इस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, v बाय 2L, और वहां 3 लूप बनेंगे इसलिए 3 पलटकर ऊपर, 4 लूप बनेंगे तो 4 पलट के ऊपर। तो हमें क्या मिलेगा, किस तरीके से रस्सी एक, सोर्स एक, टेंशन सेम, सब कुछ सेम, अलग अलग लूप में मैं उस रस्सी को वाइब्रेट करा रहा हूं, और अलग अलग वाइब्रेशनल कंडीशंस में मुझे अलग अलग फ्रीक्वेंसी, वहां से मल्टीपल फ्रीक्वेंसी वहां से मिल सकती है, जिनमें से सबसे कम वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, पहला। क्यों, क्योंकि अगली फ्रीक्वेंसी उस पहले वाले की 2 गुनी है, फिर उसकी 4 गुनी, 5 गुनी, 6 गुनी फ्रीक्वेंसीज मिलती चली जाएंगी। तो विच वन इज लीस्ट, और इसीलिए इसका नाम क्या होता है बेटा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जो नहीं सुन रहा है, जिसने कानों में बिल्कुल आवाज नहीं घुसने दी है, वो जा सकता है भाई, उसके लिए टॉपिक कंप्लीट हो गया। जो सुन रहा है वो बैठे रहे, सवाल उन्हीं से होंगे सर, है ना। बता रहा हूं, बाद में यूं मत कहना कि ये वाला लास्ट वाला पता नहीं लगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सारी चीजें जो हो रही है सामने हो रही है, पता तब लगेगा, फॉर्मूले जो बनेंगे उनका एक्सप्लेनेशन दिमाग में तब क्लियर रहेगा जब सुनेंगे बात को। तो बात समझ में, मल्टीपल लूप्स बनने की कहानी, मल्टीपल लूप जो भी बनेंगे हमें उतना ज्यादा ध्यान नहीं रखना, हमें एक एक लूप टुकड़ों में समझना है। तो पहले लूप में मैंने क्या पाया, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, वी बाय, अगली बार में अपने आप वही फ्रीक्वेंसी मैं नहीं लाया, ये मैथमेटिक्स ऐसी है जो अपने आप यहां पर साबित कर दी कि v बाई 12 की 2 गुनी फ्रीक्वेंसी जो बनेगी, और 2 गुनी फ्रीक्वेंसी बनेगी तो यहां पर इसको फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक कहा जा सकता है कि नहीं। और फर्स्ट हार्मोनिक यानी फंडामेंटल से फर्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट ओवरटोन कहा जा सकता है, और फर्स्ट ओवरटोन के साथ साथ ये फंडामेंटल का 2 गुना भी है, इसीलिए सेकंड हार्मोनिक भी कह दिया जाए। और यहां पर आप देखेंगे कि ये कौन सा ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, भाई फंडामेंटल, फंडामेंटल से फर्स्ट हायर, और ये सेकंड हायर, इसीलिए सेकंड ओवरटोन। और जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसका 3 गुना, 3 गुना है तो थर्ड हार्मोनिक। तो अगर मैं यहां पर कहता हूं कि देखो एक लूप, जितने लूप बन रहे हैं मैं यहां पर उस लूप को, नंबर ऑफ लूप को पी से रिप्रेजेंट करता हूं, तो यहां पी बराबर, यहां पी बराबर, यहां पी बराबर, तो यहां पी बराबर पी, है ना। सुनना, तो आपने क्या देखा कि जब अपने एक लूप में वाइब्रेशन हो रहा था तो हमें कौन सा हार्मोनिक मिला, फर्स्ट। 2 लूप में वाइब्रेशन हुआ तो, 3 लूप में वाइब्रेशन हुआ तो अगर पी लूप में वाइब्रेशन होता है तो ये हो जाएगा पीएथ हार्मोनिक। और अगर मैं ओवरटोन की बात करता हूं तो पी माइनस वनथ ओवरटोन। क्यों बेटे, क्योंकि ओवरटोन हम देख पा रहे हैं एक कम चल रहा है ना।
और हम ये भी जानते हैं कि अगर मैं उस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखता हूं तो व्हाट डज इट मीन विद हार्मोनिक, तो आपने समझा कि हार्मोनिक का मतलब है कि अगर पीवा हार्मोनिक है तो पी टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम कर देते हैं, यही तो करते हैं ना बेटा। और इसीलिए हमारे पास जो उस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पी इंटू वी बाय 2L। ये हमारी किसी भी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा। मुझे यहां ये भी पता लगा। चलो मैं काम की बातों को एक बार अभी तक जितना लिखा उनको फिर से रिवाइज करता हूं। मैंने कहा कि यार यहां पर जब एक रस्सी है, रस्सी दोनों एंड्स पर फिक्स है, उस रस्सी पर सबसे लीस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी जिसको हम जानते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, v बाय 2L। याद रखेंगे, याद रखनी ही पड़ेगी, कोई और चॉइस नहीं। v बाय 2L इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किस पर, एक रस्सी पर जो दोनों एंड्स पर फिक्स है, v बाय 2L। हमने ये भी देखा कि अगली आने वाली फ्रीक्वेंसीज यानी दूसरी फ्रीक्वेंसी N2 N3 की बात करूं तो वो उसी के इंटीजर मल्टीपल में बढ़ती चली गई। n अगर पहली फ्रीक्वेंसी है, मैं मान लेता हूं पहली फ्रीक्वेंसी क्या है n, तो अगली फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली उसकी दो गुनी 2n, 3n, 4n, 5n। यानी अगर सारी फ्रीक्वेंसीज का लाइन से रेशियो लू N1 N2 N3 का, तो रेशियो हो जाएगा 1:2:3:5। मैं कह दूं अगर पहली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 है तो अगली 100, 150, 200, 250, 300 इसी प्रोसेस में बदलेंगी। आई बात समझ में। पर मुझे याद रखना था कि यार मैं जनरलाइज कैसे करूं, तो जनरलाइज करने के लिए हमने मदद किसकी ली बेटा, पी की, पी। और हमने कहा कि पी मतलब जितने सेगमेंट में वो रस्सी वाइब्रेट कर रही है, मान लो पी सेगमेंट में वो रस्सी वाइब्रेट कर रही है, तो एग्जैक्टली पी नंबर का ही हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी बनेगा। और पी नंबर का हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी बनेगा तो उसको पी गुणा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिख दिया जाएगा। ओवरटोन हाँ एक कम चलता है, ओवरटोन एक पीछे चलेगा। तो अगर पी हार्मोनिक है तो P-1 ओवरटोन चलता है। फिर मैंने कहा दो यहां पर अपन ने और ये लिस्ट बना रखी है, नोड और एंटी नोड भी गिन ले। तो मैंने कहा जब सबसे पहली चीज यानी जब हमारा लूप कितना था, एक, P बराबर एक, उस कंडीशन में कितने नोड बने, हम कहेंगे दो तो बनते ही बनते हैं, दो से कम नोड तो बन ही नहीं सकते क्योंकि रस्सी दोनों एंड्स पर फिक्स है। तो जब मैंने वहां P बराबर एक में गिना तो नोड मेरे बन गए अपने आप दो और एंटी नोड। तो देखो ध्यान से, जब P एक था, एक लूप बनाना था तो एक एंटी नोड खींचना पड़ा था। दो लूप बने, एक जगह से यहां से खींचा और दो एंटी नोड बन गए। तीन लूप में तीन एंटी नोड बन जाएंगे। तो अगर P लूप है तो P एंटी नोड और नोड उससे एक ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी लिख लेना टेबल, ये सारी की सारी चीजें मैंने यहां पर एक बार जो अपने को काम की बातें वो मैंने आपको एक बार पूरी प्रॉपर लिस्ट में दिखाई। मैंने कहा कि व्हेन वी विल जनरलाइज द फॉर्मूला, क्योंकि आपको भी पता है कि उस पूरे समझाए गए उस फिगर से क्वेश्चन नहीं होंगे, फिगर तो फॉर्मूलों से होंगे, क्वेश्चन तो फॉर्मूलों से होंगे, सॉरी। तो यहां पर हमने क्या कहा कि जो जनरल फॉर्मूला है पी नंबर ऑफ लूप या पी सेगमेंट के लिए, एनपी उसका वैल्यू क्या हो गया, पी टाइम्स V/2L। अब आप क्या करें बेटा, इस V/2L को P के नीचे लिख दें तो क्या हो गया यहाँ P/2L, और क्या बचा V, और V क्या होता है रस्सी पर, √T/μ। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन जब पूछेगा ना तो वो कभी ना कभी टेंशन चेंज करेगा, कभी कुछ चेंज करेगा, कभी कुछ चेंज करेगा, तो हमें सारी वहां पर उसके अंदर छुपी सारी बातें पता हो जानी चाहिए। तो हमने इसीलिए V को ब्रेक करके √T/μ लिख दिया। और मैं ये भी जानता हूं कि म्यू को रो ए भी लिख सकते हैं, तो वही सेम फॉर्मूला P/2L √T/रो ए भी हो जाएगा। और अगर बुरा दिन हो तो हम वहां पर ऐसा भी काम करेंगे कि ए को πr² भी लिखवाया जा सकता है। और आपने ये सीखा कि यहां पर जो मिलने वाली फ्रीक्वेंसीज N1 N2 N3 उनका सबका रेशियो एक से शुरू होगा, 1 2 3 4 5, यानी ऑल इंटीजर मल्टीपल्स आर प्रेजेंट। मतलब अगर फंडामेंटल 100 है तो 100 के बाद इवन मल्टीपल यानी 200, ऑड मल्टीपल 300, इवन 400, ऑड मल्टीपल 500, सारे मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज मिलेंगे। जहां हमने कहा कि इन फॉर्मूलों में लिखा गया जो टी है वो टेंशन है, यू है लीनियर मास डेंसिटी है, एल है उस रस्सी की लंबाई है। फिर हमने कहा कि अब अल्टीमेटली फॉर्मूले में जो पी है उसको कैसे कैसे समझा जा सकता है। तो मैंने कहा कि पी अगर उसको नंबर ऑफ लूप गिनो तो भी ठीक है, पी ही नंबर का हार्मोनिक भी होगा, और पी संख्या में ही एंटी नोड होंगे। समझ रहे बात, पी, पी और पी ही नंबर ऑफ,
और नोड होता है एक ज्यादा। तो यहां पर ये दिख नहीं रहा, पर यहां पर मैं लिख देता हूं p+1 क्या हो गया बेटा, नंबर ऑफ नोड। और p-1 क्योंकि ओटोन एक कम चल रहा था। हाँ छापे, जल्दी है ना, टाइम पास मत करना इधर उधर बातें करके या नाखून वाखून खुरीद के, टाइम बर्बाद मत करना, चुपचाप लिख लेना। लिखा।
लिख लिया भैया? बढ़ा दूं? ये भी लिख लें, ये छोड़ देना, इसको तो क्या लिखोगे, ये फॉर्मूला लिख लो, रेशियो लिख लो, और ये पी के बारे में ये आखिरी 3 जानकारियां लिख लो। लिखा? बड़े इस क्वेश्चन को देखो, एक चीज मैं 1 मिनट बता देता हूँ, सुन लो। यहाँ देखो, देखो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, एक क्वेश्चन है, उस पर्पज से मैं बता रहा हूँ कि 2 शब्द आएंगे, टच पॉइंट और प्लकिंग डिस्टेंस। सुनना, जैसे मुझे इस रस्सी में एक लूप बनाना था, इस रस्सी में, तो मुझे कहां से प्लग करना पड़ा? बीच में से, यानी L/2 से। इसमें 2 लूप बनाने थे, तो यहां तो नोड बना था और यहां भी नोड बनाई था, मुझे यहां पर नोड क्रिएट करना पड़ा था, तो मुझे पहले तो इस पॉइंट से टच करना पड़ेगा, टच करके या उसको रोक के L/3 से टच करते ही 3 सेगमेंट में रस्सी बदल जाएगी। तो अगर P सेगमेंट में रस्सी को बांटना है तो L/P से अपने को टच करना पड़ता है, यानी L/P पर अपने को नोड बनाना पड़ता है। और जहां नोड बनता है उसके बिल्कुल बीच में से हमें उसे प्लक करना पड़ता है, ताकि वहां क्या बने? एंटी नोड। तो एंटी नोड की दूरी या प्लकिंग डिस्टेंस हो जाएगी L/2P। L/2P मतलब मान लो कोई कहे कि आपको रस्सी को 4 सेगमेंट में वाइब्रेट कराना है,
तो कहां पर आपको वहां पर टच करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे रोकना पड़ेगा। 4 सेगमेंट में रस्सी को बांटना है तो पहले तो L/4 से रोको, वहां नोड बनाओ, और L/4 को रोककर उसके बीच में एंटी नोड बनाने के लिए L/8 से प्लग करना पड़ेगा। तो अपने आप एक लूप बना और बाकी लूप अपने आप उतनी लेंथ के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। हाँ बेटे, छोड़ दूंगा। जैसे एक लूप बनाया मैंने, पकड़ा हुआ है, जैसे मैंने प्लग किया, प्लग करके वेव बना दी, छोड़ दिया, अब वो वेवलेंथ आगे अपने आप ट्रेवल कर जाएगी। दूसरा एंड है, दूसरा एंड है, दूसरा एंड से रिफ्लेक्ट होगी और अपने आप स्टेशनरी वेव का सेटलमेंट ऐसा हो जाएगा कि वहां 2 लूप में वो वाइब्रेट करने लगेगा। मींस ये जो होल्डिंग है ये टेम्पररी होल्डिंग है, सिर्फ इसलिए ताकि अपन वहां से पकड़ेंगे तब तो वो लूप का शेप, अपन साइज उसकी डिसाइड कर पाएंगे। जितना क्लोज पकड़ूंगा लूप का शेप उतना छोटा होता जाएगा और बाकी बची लेंथ में, बाकी बची रस्सी में अपने आप उस साइज के लूप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। पर वो लूप डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ मतलब उनमें इंटीजर नंबर्स में ही हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता 2.5 लूप बना दिए, 3.5 लूप बना दिए। पकड़ना बिल्कुल ऐसे पड़ेगा, 2 लूप बनाने हैं L/2 से, 3 लूप बनाने L/3 से, 4 लूप बनाने L/4 से, ऐसा। तो कुल मिलाकर मैंने ये कहा कि अगर मैं फॉर्मूला यही लिखना चाहूं तो टच पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटे, L/, और प्लकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला L/2p। याद रह जाए तो बढ़िया बात है, नहीं रहे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। जैसे यहां पर अपने को पूछा है वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ का आइडिया कैसे लगेगा बेटा। तो वेवलेंथ का आइडिया ऐसे लग जाएगा कि कितने सेगमेंट्स बनाने हैं रस्सी पर, 5। सेगमेंट का मतलब क्या है, नोड टू नोड, एक सेगमेंट नोड टू नोड। तो अगर 5 सेगमेंट बनाने हैं तो मुझे पता लगेगा कि एक सेगमेंट λ/2 होता है, तो 5 सेगमेंट है किस पर, 20 मीटर की रस्सी पर। यही तो किया था अपन ने, L बराबर, यहां देखो हम यहाँ पर यही तो कर रहे थे, L बराबर λ/2, 2 लूप बने तो L बराबर 2 λ/2, 3 बने तो L बराबर 3 λ/2, तो 5 लूप बन रहे हैं तो L बराबर 5 λ/2। और L मुझे रस्सी की लंबाई पता है 20, इसे काटूंगा तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 8 मीटर। फिर मुझे अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मैं जानता हूं V बराबर n लैम्डा होता है, तो अगर मैं n = V अपॉन लैम्डा लिखूं तो भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और V यहां पर दिया हुआ है 200,
और लैम्डा आ गया है मेरा 8, तो 25 हर्ट्ज आ जाएगा। किसी को लगता है कि नहीं v बराबर एन लैम्डा नहीं लगाएंगे, किसी को लगता है फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो वो फॉर्मूला लगाओ जो बताया है। तो क्या फॉर्मूला बताया, p इंटू वी बाय 2l। तो अगर मैं यहां से भी फ्रीक्वेंसी निकालू वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि p मतलब नंबर ऑफ लूप कितने हैं और v कितना दिया हुआ है 200 और 2, और l रस्सी की लंबाई 20, 20 से 200 10 बार, 10 से 2 5 बार, और 5 और 5 25 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो कैसे भी निकालो फ्रीक्वेंसी वी विल गेट दैट 25। फिर बात आती नंबर ऑफ नोड एंटी नोड। ये तो शायद कोई बड़ी बात है ही नहीं कि अगर लूप कितने हैं 5, अरे सेगमेंट p बराबर 5 है ना, तो एंटी नोड 5 ही होंगे, नोड एक ज्यादा यानी 6 हो जाएगा। ये टचिंग पॉइंट, टचिंग डिस्टेंस, प्लकिंग डिस्टेंस वगैरह निकाल लो। बड़े बड़े भैया देखिएगा, अभी आपने ये कहा कि एक रस्सी जो दोनों एंड से फिक्स है, इस पर सबसे पहली फ्रीक्वेंसी जिसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं वो कितनी मिली। फिर आपने क्या कहा कि अगर पहली फ्रीक्वेंसी एन है तो अगली अगली अगली, ऐसा चलता चला जाएगा। उदाहरण के लिए पहली 100 है तो दूसरी 200, 300, 400, 500, 600। अब क्या है, अगर मैं आपसे कहूं किन्हीं भी दो फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस, दो सक्सेसिव, किन्हीं भी दो नहीं, किन्हीं भी दो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज का बीच का डिफरेंस एन, चाहे अगर मैं 4n और 5n को पकड़ता तो भी किन्हीं भी दो के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, एंड व्हाट इज एन, फंडामेंटल, राइट। क्या कह रहा हूं एक बार फिर से समझाता हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, 3 4 5 क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने क्या कहा, फिर से समझा दो। मैंने कहा कि मान लो एक सोर्स की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 50, तो अगली फ्रीक्वेंसी 150, 200, 250, 300 ऐसी होंगी। सवाल में ये सब नहीं बताया, सवाल में सिर्फ ये बताया कि एक वायर पर प्रोड्यूस हो सकने वाली तीन कोई सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज है। एक बोल दिया 200, एक बोल दिया 250, एक बोल दिया 300। 200, 250, 300। फंडामेंटल कितनी है नहीं पता, फंडामेंटल क्या है नहीं पता। उसने क्या तीन फ्रीक्वेंसी बोली, कौन कौन सी, अगर अपन रेशियो वाइज बात करें 4 5 6 का रेशियो आया, तो हम क्या देख पा रहे हैं यहां से कि किन्हीं भी दो के बीच का गैप क्या हो जाएगा एन। यानी अगर मैं यहां से सीधा इनको घटा दूं तो 50 हर्ट्ज मेरी पहली फ्रीक्वेंसी, और पहली फ्रीक्वेंसी जिसको क्या कहते हैं फंडामेंटल। और फंडामेंटल का मतलब यह है उस रस्सी को जब एक सेगमेंट में वाइब्रेट कराया गया होगा तब की बात कर रहा है। समझ में आई बात, चलिए इनको सॉल्व करो।
पहले वाले में आंसर आया बेटा 125। पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या लगता है फॉर्मूला क्या लगेगा? कोई भी कुछ तो दिमाग लग रहा होगा। p/12 √t/μ। क्यों म्यू का आइडिया आपको दिमाग में आ रहा है? ये बहुत बढ़िया, क्योंकि यहां पर अगर सवाल में रस्सी का मास और रस्सी की लेंथ दी है तो ये इसलिए थोड़ी ना दी है कि इससे लटक जाओ, इसलिए दी है कि कहीं ना कहीं अपन इसका इस्तेमाल करके म्यू निकाल लें। और म्यू अगर मैं निकालता हूं तो मास हो गया 16 और ग्राम को मुझे इज्जत से किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। और जो रस्सी की लेंथ है ना बेटा 80 सेंटीमीटर, मैं तो ये भी चाहूंगा कि आप इस 80 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करके मीटर में बदल लें साइड में। तो 4/5 मीटर लिखेंगे ना शुरू से तो बड़ा अच्छा लगेगा अपने को। तो यहां पर ये हो गया 4/5। तो हमने यहां पर म्यू की जो वैल्यू निकाल ली, 5 ऊपर पलटा दिया, 4 से 16 4 बार, तो ये हो गया 20 × 10⁻³ kg पर मीटर। तो हमारे पास कुछ कुछ चीजें जो है वो क्लियर है। फोर्थ हार्मोनिक का मतलब P बराबर 4। समझ आ रहा है ना ये वाली बात, कि जो जितने नंबर का हार्मोनिक है उतने सेगमेंट्स भी बने होंगे। तो n इज इक्वल्स टू p/12 √t/μ। और यहां से p यानी 4 और लेंथ रस्सी की 4/5 और रस्सी में टेंशन जो है वो है अंडर रूट के अंदर टेंशन 50 और म्यू की वैल्यू है यहां पर 20 नीचे और ये 10⁻³ पलटा दिया ऊपर 10⁻³ बनने के लिए। यही सॉल्व करना है, यही आंसर 125 आएगा। फॉर्मूला बेस्ड है सारे सवाल, मतलब ज्यादातर, मतलब अपने को चीजें पता होनी जरूरी है, बट उससे ज्यादा यहाँ पर जो डिमांड है ना वो है कंट्रोल ऑन फॉर्मूला। हाँ सेम रहेगी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां पर जिन जिन चीजों में चेंज किया है एक बार पहले तो उन चेंजेस को लिख लेते हैं। टेंशन अगर पहले टी था तो टेंशन क्या किया है, टेंशन और डायमीटर डबल, तो टेंशन को लिखूंगा मैं 2t। डायमीटर अगर डी है तो डायमीटर को लिखूंगा 2d। और डायमीटर डी है तो आप जानते हैं अगर डायमीटर डबल हुआ है तो रेडियस भी तो डबल हुई होगी ना बेटा। तो अगर मैं रेडियस की आर के टर्म्स में बात करूं तो आर को भी 2r लिख सकता हूं, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। और फिर यहां पर क्या कहा, डेंसिटी को हाफ किया है, यानी जो रॉ है ना उसको रॉ बाय 2 किया है, और कोई चेंज नहीं है। अब जो अपनी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को अपन किस फॉर्मूला से लिखते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब कितना लूप, और 1 लूप तो पी की वैल्यू 1, तो 1/2l √t/μ। म्यू को क्या लिखूंगा, रॉ ए को क्या लिखूंगा, πr²। ये चीज हो गई अपनी n के लिए शुरुआत में। फिर हमने ये सारे चेंजेस यहां पर किए तो नई फ्रीक्वेंसी को बदल कर ये पूछना चाह रहा है एन डैश जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। तो चेंजेस को सबको देखो, लेंथ में कोई चेंज नहीं है, टेंशन टी के बजाय, डेंसिटी रॉ के बजाय, पाई पाई के पाई तो पाई रहेगा, और आर अगर यहां पर डबल हो गया तो 4r²। अब देखें ये 2 से 2 बार कट गया और इस 2 से ये 2 कट गया, तो एन डैश जो बचा वो बचा बाहर तो सेम रहा, और यहां टी अपॉन रॉ इंटू πr² दैट इज सेम एज n।
पढ़े? इस एक्सपेरिमेंट को, कौन सा एक्सपेरिमेंट? एक वायर जो दोनों एंड्स पर फिक्स है, और इस वायर पर कौन कौन सी फ्रिक्शन फ्रीक्वेंसी बनेगी, क्या फ्रीक्वेंसी बनेगी, क्या चेंज किए जाते हैं, ये सब लेबोरेटरी में जिस सेटअप के साथ परफॉर्म किया जाता है उसका नाम है सोनोमीटर। अलग दिमाग कुछ भी नहीं लगाना, आपको आपको समझ में आएगा कि सर मुझे करना क्या है, सोनोमीटर सोनोमीटर मुझे क्या देगा, कुछ नहीं मिलेगा सोनोमीटर से। सिर्फ एक चीज क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी कि सवाल में लिखा होगा ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव ऑन ए वायर फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। इस पूरी लाइन की जगह सोनोमीटर लिखा आ जाए तो आपको समझ में आ जाना है कि जो काम हम पहले करते आ रहे हैं वही अभी दोबारा से वही करना है, क्योंकि ये जो काम ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव बनाने का काम उस वायर पर जिसमें दोनों एंड्स फिक्स है, ये काम किसमें किया जाता है? सोनोमीटर। हाँ, सोनोमीटर क्योंकि क्या है, इसका एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, एक लैब में रखा हुआ इंस्ट्रूमेंट है, तो इस इंस्ट्रूमेंट से काफी कुछ जानकारियां हमें पता लगती है। जैसे इस सोनोमीटर में क्या क्या है, टेबल पर रखा एक लकड़ी का बक्सा है बेटा, लकड़ी का बक्सा है, इसमें खोखला लकड़ी का बक्सा है, होलो है। खोखला लकड़ी का बक्सा या खोखली ऑब्जेक्ट होने से क्या होता है, वो गूंजती अच्छी है, वाइब्रेट अच्छी करती है ना। तो यहां पर एक तो अपना होलो वुडन बॉक्स है, उस होलो वुडन बॉक्स पर ए और बी नाम के दो सपोर्ट है, ए और बी नाम के दो सपोर्ट है, और जहां से सपोर्ट लगाया जाएगा वहां हमेशा क्या बनेगा? नोड, नोड बनेगा। और इन दोनों नोड के बीच इनको क्या बोलेंगे? फिक्स एंड। ए और बी को क्या बोलेंगे बेटा? इन दोनों नोड जो यहां पर दिखाई दे रहे हैं इसके बीच इस बनाए गए, इस हाईलाइट किए गए लाल कलर के तार को मुझे देखना है, और इनमें से ये तो फिक्स होता है, ये वाला जो सपोर्ट लगाया है सपोर्ट नंबर ए तो फिक्स होता है, मैं सपोर्ट नंबर बी को आगे पीछे सरका सकता हूं, और इसके सरकाने से उपयोग में ली गई रस्सी की लंबाई एल को वेरी करा जा सकता है। लैब है, लैब में तो अपने को कुछ चीजों को, फैक्टर्स को वेरी कराना पड़ेगा, तो अगर मुझे एल को वेरी करना है तो वी विल स्लाइड दी सपोर्ट B1 बी, जो यहां पर बी वाला सपोर्ट है इसको मैं स्लाइड कर सकता हूं। आप कहेंगे सर पता कैसे लगेगा कितना स्लाइड किया है? इस एपरेटस पर नीचे स्केल लगा होता है बेटा, स्केल, तो आपको एग्जैक्टली उस स्केल से पता लग जाएगा कि यहां ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, प्रॉपर एग्जैक्टली आपको उस स्केल की मदद से ये नाप लिया जाएगा। तो लेंथ पता लग गई। उस तार के साथ यहां पर पुली की मदद से एक वजन लटका रखा है, ये वजन 1 किलो रख सकता हूं मैं। लैब में गया, मुझे पसंद नहीं आया, मैंने 2 किलो की चेंज कर दिया, 5 किलो चेंज कर दिया, 10 किलो चेंज कर दिया, तो उससे मुझे पता लग जाएगा कि वायर में टेंशन कितना है, वायर की डेंसिटी कितनी है। ये पूरा एपरेटस में से तार खोल के मैं नापूं, उससे बेहतर लैब असिस्टेंट पहले ही कह देता है तार मत खोलियो, लिखा हुआ है म्यू की वैल्यू इतनी इतनी है ताकि यूज कर लो डायरेक्ट। समझ गए? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर म्यू नहीं पता हो तो अपना काम क्या होगा, तार के पूरे वजन को नाप लो डिवाइड बाय तार की लेंथ, ऐसा भी अपन कर सकते हैं। तो म्यू हमें पता है। तो अब अपना काम कुछ भी नहीं है, अपना काम सिर्फ इतना है, गए ट्यूनिंग फॉक को वाइब्रेट किया, इस पर टिकाया, ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी से ये तार वाइब्रेट करता नजर आता है, और यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट होता है सुन लो ध्यान से, ज्यादा इसमें डीप में जाने का कोई मतलब नहीं, जबरदस्ती सिर दुखेगा, सस्ते में निपटाता हूँ। कहता हूँ कि ये प्रिंसिपल, ये जो कॉन्सेप्ट है किस पर बेस्ड है, और रेजोनेंस पर। जब मैंने एसएचएम की आखिरी में बात बताई थी तो मैंने 2-3 लाइनें ही बताई थी और वो पर्याप्त है। मैंने कहा था कि जब रेजोनेंस होता है तो क्या होता है, एक तो एनर्जी देने वाला होता है और एक एनर्जी लेने वाला होता है। यहाँ एनर्जी देने वाला कौन है? ट्यूनिंग फॉर्क, और एनर्जी लेने वाला कौन है? वायर, क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेशन को रिसीव करेगा कौन? और जब यहाँ रेजोनेंस होता है तो दोनों की, सोर्स की और रिसीवर की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? सेम। और ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी को मैं किससे लिख देता हूं? एन से, और वायर की फ्रीक्वेंसी को P/2L अंडर रूट टी बाय, या फिर P/2L अंडर रूट टी बाय रॉ ए, किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्मूले से मैं यहां पर उपयोग में इसे ले सकता हूं और मेरा काम हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट में बातें कैसे की जाएंगी? वजन लटका दिया 1 किलो, फिर हटा के 4 किलो लटका दिया, फिर कहेगा बताओ फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन। तो समझ रहे, वजन से क्या चीज रिलेट हुई? टेंशन। वजन से क्या चीज रिलेट हुई? इसका कहने का मतलब क्या है कि टेंशन को 10 से बढ़ाकर 40 न्यूटन कर दिया तो कितना फ्रीक्वेंसी हो जाएगा? 4 गुना नहीं होता। क्या बात है।
तो हमारा कुल मिलाकर वापस से काम किस पर होगा बेटे? फॉर्मूले पर। और इस फॉर्मूले में यही चीजें हैं जिनको मुझे देखना है। मेरा सबसे पहला उद्देश्य ये होना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि टेंशन के साथ एन का रिलेशन जो सवाल पूछेगा तो पता होना चाहिए एन प्रोपोर्शनल रूट टी। मैं यहां से इस बी वाले ब्रिज को सरका कर लंबाई को छोटा बड़ा करूं तो मुझे पता होना चाहिए टेंशन फ्रीक्वेंसी कैसे इनवर्सली है। मुझे पता होना चाहिए कि अगर इस अपरेटस में इस तार की मोटाई को घटा बढ़ा दिया जाए तो हमें पता होना चाहिए एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस। जैसे किया ना पिछले क्वेश्चन में डायमीटर को छोटा बड़ा कर दिया, वैसे यहाँ वो रिलेशन मुझे पता होना चाहिए कि रेशियो रेडियस के साथ कैसे वेरी करता है। तो अल्टीमेटली वी विल प्ले विद ऑल दीज क्वांटिटीज, विद दीज फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर्मूला पर वही है। तो सोनोमीटर से ना कोई अलग से ज्ञान हमें लेना है, ना अलग ज्ञान देना है, ना सोनोमीटर का चित्र मुझे डायग्राम एग्जाम में बनाना है। मेरा काम है जो फॉर्मूला मुझे मिलता है उस फॉर्मूले को इस सोनोमीटर में कही गई बातों के अनुसार मैं अडेप्ट कर पाऊं। अडेप्ट मतलब मुझे समझ में आया कि ब्रिज सरकाया है मतलब ये बी को सरकाया है, तो मुझे समझ में आया कि सरकाया मतलब लेंथ को वेरी किया है। मास चेंज किया तो मुझे समझ आना चाहिए कि टेंशन वेरी की, ऐसे शब्द। करेक्ट? तो कुछ नहीं, चित्र मत बनाना, हेडिंग लिखना, ये लिखना और ये लिखना, सिर्फ 1 मिनट के अंदर ये और ये लिख लो। फिगर वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हेडिंग तो डालोगे ना। हाँ बेटे, नहीं वो कह भी नहीं सकता यार। हाँ बेटा, एट रेजोनेंस के बाद क्या लिखा है? एट रेजोनेंस कंडीशन। लिखा ना? चलो सवालों पर बढ़ जाते हैं फिर तुरंत। लिख लिया तो गलत नहीं है वो, पर वही है कि अभी जो लिखेंगे फिर पूछेंगे ये क्या होता है, तो मैंने पहले ही काट दिया। कट गया ना, क्या ढूंढना। और क्या।
तो बेटा सवाल यहाँ पर जो है उसमें हमें ये बात सोचनी है कि चेंज क्या क्या किया जा रहा है, व्हाई दैट फ्रीक्वेंसी विल गेट चेंज। तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि एक तो यहाँ पर टेंशन को किसी रेशियो में चेंज किया है और साथ के साथ लेंथ को किसी रेशियो में चेंज किया है। और सेम फ्लो में अगर अपन लिखेंगे तो टेंशन का रेशियो यानी T1/T2 इज 9/16 और L1/L2 लिखेंगे तो इट इज 1/2। फिर बात यहां पर होती है T1 T2 L1 L2 के लिए कि अगर मुझे फ्रीक्वेंसी जो इनिशियली कितनी दी हुई है N1 यहां पर है 150 हर्ट्ज, अगर मैं यहां पर N2 पता करना चाहता हूं तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी का इन फैक्टर्स के साथ रेशियो क्या रिलेशन क्या होता है। तो आप जानेंगे कि फ्रीक्वेंसी टेंशन के साथ तो √T और लेंथ के साथ इनवर्स में डिपेंड करती है। तो वी कैन राइट N2/N1 लाइक √T2/T1 और लेंथ का इनवर्स प्रोपोर्शनल तो L1/L2 और अंडर रूट में T2 T1 कितना हो जाएगा बेटा 16/9 और L1 L2 का रेशियो 1/2। इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो N2 तो मेरे पास पता करना है, N1 इधर ले आया 150, 16/9 मतलब 4/3 और बाकी 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 हर्ट्ज। लिखा? लिखा बेटा? हो गया ना यार, एक मिनट। हाँ बेटे, हाँ इनवर्सली है तभी तो N2 और N1 को मैंने L1 और L2 लिखा है ना? ELP 6 तक तो कर लिया ना डिस्कशन अपन ने। ELP 7 में लिख लो 1 से 15। और स्टार्ट कहां से किया था? ELP 4 से ना, 3 से किया था। तो ELP 1 2 और ELP 7 में 1 से 15। ये ELP 1 2 नहीं, पहले ELP 7 का 1 से 15 और एक्सरसाइज 1 में 61 से 80, ये ज्यादा ठीक रहेगा। एक्सरसाइज 1 61 से 80 और ELP 7 में 1 से 15। मास कैसे पता करेंगे बेटा, क्या लग रहा है इस सवाल में? म्यू से, बहुत बढ़िया। म्यू दिया हुआ है क्योंकि, है ना? और हम म्यू का फॉर्मूला जानते हैं, म्यू बराबर m/, और अगर मुझे मास निकालना है तो मास बराबर म्यू इंटू, और म्यू तो सवाल में दिया हुआ है, बस मुझे एल इस किसी तरीके से इस कॉन्सेप्ट से एल मिल जाए। मिलेगा एल?
अच्छा, इस जानकारी का उपयोग कर पाए बेटा 375 और 450 से क्या समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी की इन दो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज के बीच का अंतर ही एन है, जो 75 हर्ट्ज है। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो P बराबर 1 अपॉन 12 अंडर रूट टी मतलब 360 अपॉन म्यू, म्यू मतलब 4 इंटू 10 पावर -3। तो सॉल्व करेंगे तो इधर 75 का 75 रहने दो, 1/12 अपनी जगह रहने दो, और 360 में से 36 में से 6 बाहर निकाल लो, 10 पावर -3 को ऊपर लेकर 10 पावर +3, एक जीरो के साथ 10 पावर 4 और 10 पावर 4 बाहर 100 अपॉन 4 को बाहर लेके 2। ये सब चीज इस तरीके से अपन ने सॉल्व कर ली। ये 2 से ये 3 बार काट दो और 2 से इसको 50 बार काट दो, तो 50 इंटू 3 ये 5, ये 3 से 25, 75 को 25 बार काट दो, 25 से 50 2 बार काट दो, एल बराबर 2 आ जाएगा, और एल बराबर 2 यहां रख दो, तो मास हो जाएगा 8 इंटू 10 पावर -3 kg पर मीटर, सॉरी kg। कितना थैंक यू बोलते हो यार। मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी तो बहुत एहसान कर रहा हूं मैं तुम पे। अच्छा, बात बदल रहा है। होगा, लिख लिया, ये क्वेश्चन लिख लें बस, क्वेश्चन 6, ओनली 6। होमवर्क मैंने बता ही दिया, 15 क्वेश्चन ईएलपी के हैं और 20 क्वेश्चन मॉड्यूल के हैं, है ना। बिल्कुल सेम अपने आज के कॉन्सेप्ट से ही मिलते होंगे, तो आप आराम से उनको करिएगा, इजी, बहुत फॉर्मूला बेस्ड, कोई इधर उधर की फालतू बात नहीं, टू दी पॉइंट, है ना। थैंक यू।